हेलो रौनक जी। हेलो देवांश जी। हाय रोहन जी। हेलो। गुड इवनिंग। हाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप? हेलो। हेलो। या या ऑडिबल एम है? आई ऑडिबल? हाँ हाँ। या यस सर, यू आर ऑडिबल। हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम गुड। हाउ आर यू? ग्रेट सर। हाँ। थैंक यू फॉर जॉइनिंग टुडे फॉर द स्पेस। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। एंड हाउ आर यू? आपका नाम नहीं पता मुझे। राइड मल्टीबैगर। आई एम रोहन। या या आई नो देयर रोहन। नेम इज रौनक जी। ओके रौनक जी। ओके। हाय। या हेलो रौनक जी। कैसे हैं आप? या हाय रोहन जी, कैसे हैं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। ग्रेट ग्रेट। आई थिंक वी शुड धीरे धीरे लोग ज्वाइन होना चालू करेंगे। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम बात करने वाले प्राइस एक्शन। फॉर दैट वी हैव जॉइंड बाय टू ग्रेट एक्सपर्ट्स, रौनक जी एंड देवांग जी. Talking about Devang ji, he completed his CA in 2015 and been into the stock market for almost more than 7 years. He also founder of Equialpha. Yeah, and our second expert, Ronak ji. He's a long time investor with experience of more than 10 to 15 years, and he's also been a great stock market expert. And yeah, let's start with Devang ji. आपकी Yeah, वॉइस ब्रेक हो रही है। okay. अभी ठीक आ रही है? या बेटर। Okay, okay, great. So let's start with you. So what do you think about price action? या so thanks for inviting upon here. And the overall agenda for today, like you told about, is price action and kind of how you have to think about English is fine or Hindi किस तरीके से? Yeah, दोनों में बात कर सकते हैं. No worries. ओके, ठीक है ठीक है। या सो प्राइस एक्शन की जब हम बात करते हैं तो प्राइस एक्शन बेसिकली अगर हम इसको लिटरल टर्म्स में देखेंगे तो प्राइस एक्शन मींस प्राइस मूवमेंट। प्राइस मूवमेंट को जब आप ड्रॉ करोगे, अलग अलग टाइम फ्रेम्स हो गई, डेली टाइम फ्रेम्स हो गई, वीकली टाइम फ्रेम हो गई, मंथली हो गई, जब अपन इस प्राइस एक्शन को, हर दिन के प्राइस एक्शन को आप एक साथ देखेंगे तो इट टेल्स यू इनसाइट्स, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। हम इस प्राइस के मूवमेंट्स को इंटरप्रेट करते, समझते अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्ट्रैटेजी से, और कोशिश करते कि कैसे हम उससे वी कैन अर्न मनी थ्रू इट। So very short layman terms में that is what is price action. Okay, okay, great, great, great. And since we are talking with you, why it is important when studying or analyzing the stock? हम्म। तो प्राइस एक्शन का इंपॉर्टेंस ये है कि प्राइस एक्शन जब आप स्टडी कर रहे हैं तो यू हैव टू बेसिकली अंडरस्टैंड अपॉन सप्लाई एंड डिमांड। जो दो इंपॉर्टेंट चीजें वो यही है सिर्फ। जब भी आप कुछ भी स्टॉक के चार्ट को देख रहे हैं, सो इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट न्यू, इट माइट लुक टू यू, अरे ये क्या चीज है, क्या इस प्राइस मूवमेंट से क्या होगा, ये प्राइस देख के बता रहे हैं ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, हाउ इज इट इवन पॉसिबल। बट जब आप इसको और समझेंगे, यू विल एंटर इनटू द डेप्थ ऑफ इट, यू विल अंडरस्टैंड दैट this price movement is actually sentiment itself. Sentiments, बुलिश सेंटिमेंट्स, बेयरिश सेंटिमेंट्स, या कोई सेंटिमेंट नहीं जो हम बोलते हैं एक साइडवेज तरीके का सेंटिमेंट, ये तीन सेंटिमेंट्स जब होते हैं तो उधर से ही डिमांड एंड सप्लाई जनरेट होता है। एंड वही डिमांड एंड सप्लाई को यूज करके आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब डिमांड एंड सप्लाई को हाउ यू विल यूज इट, यूजिंग डिमांड एंड सप्लाई सिंपली मीन्स कि आपको अलग अलग तरीके के पैटर्न्स को इंटरप्रेट करते आना चाहिए। देखिए पैटर्न्स क्या होते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे क्या कप एंड हैंडल बन गया, व्हाट इज दिस ट्रायंगल पैटर्न, अच्छा ऐसे पैटर्न दिखेंगे तो इससे पैसे अर्न हो सकते हैं। सो दैट इज राइट, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ पैटर्न्स फॉर्म, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड पैटर्न। सो ये पैटर्न्स कुछ नहीं होते, पैटर्न्स आर बेसिकली ज सेंटिमेंट इटसेल्फ। एक सप्लाई डिमांड की जो ओवरऑल एक वॉर चलती है कोई भी स्टॉक में, आप देखेंगे जो काफी सारे लोग ट्रेड कर रहे हैं, कोई बुलिश होगा कोई बेरिश होगा, एंड जब
ये सब चीजें आपस में ट्रेडिंग होती है तो हमको पैटर्न्स बनते हैं। अब ये पैटर्न्स इन रियलिटी आर द सेंटिमेंट्स, कि नेट सेंटीमेंट क्या निकलते। तो आपने बहुत बार सुना होगा ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकडाउन हो गया। तो अब ये क्या है, इसकी आप डेप्थ में जाएंगे तो ब्रेकआउट का सिंपल सा मतलब ये है कि जो सेंटीमेंट है वो बुलिश साइड में और फेवरेबल हो रहे, जो डिमांड है वो यहाँ पे तेज है कंपेयर टू द सप्लाई। ब्रेकडाउन में इसका रिवर्स हो जाता है, जो सप्लाई है दैट इज मोर स्ट्रॉन्ग देन द डिमांड, एंड इसी कारण स्टॉक ब्रेकडाउन देता है। तो जब भी कोई स्टॉक प्राइस का ओवरऑल मूवमेंट आ रहा है, आप एक वाइडर चार्ट देखेंगे तो आपको उसमें अलग अलग पैटर्न्स बीच बीच में दिखते जाएंगे। कोई भी स्टॉक को अगर फॉर एग्जांपल 10 रुपीज का है, उसको वहां से अगर 150 तक पहुंचना है तो इट इज नॉट कि वो हर दिन बढ़ता जाएगा, वो थोड़ा बढ़ेगा, देन देयर विल बी प्रॉफिट बुकिंग, देन स्टॉक विल गो इनटू कंसोलिडेशन। बेसिकली हर एक कंसोलिडेशन एक तरीके का पैटर्न हो जाता है, कभी वो ट्रायंगल पैटर्न में दिखेगा, कभी वो कप एंड हैंडल में दिखेगा, और कभी वीसीपी में दिखेगा। आप 25-30 पैटर्न से आप निकाल सकते हैं अलग अलग तरीके से। बट एट द एंड ये सब आपको एक सेंटिमेंट्स बता रहे, एक इन्वेस्टर की साइकोलॉजी बता रहे, ट्रेडर्स की साइकोलॉजी बता रहे। अगर आपने इसको पढ़ना सीख लिया कि किस तरीके से हमको साइकोलॉजी को इंटरप्रेट करना है, सप्लाई डिमांड को इंटरप्रेट करना है, तो ट्रस्ट मी और कुछ नहीं चाहिए स्टॉक मार्केट में, ठीक है। क्योंकि ये सेंटिमेंट्स ओवर द पीरियड सेम ही रहने वाले। आज से अगर आप 100 इयर्स बैक देखेंगे तब भी सेम पैटर्न, सब तब भी चार्ट सेम तरीके से ही इंटरप्रेट होते थे। एंड इफ यू गो फॉरवर्ड 50 इयर्स, 100 इयर्स, इट विल बी द सेम। द रीजन इज दीज आर सेंटिमेंट्स। सेंटिमेंट्स आप देखेंगे तो सबके सेम ही होते हैं। एक ह्यूमन है तो 5 सेंटिमेंट्स ही बना है, ग्रीड हो गया, फियर हो गया। अब इन सब को ही लेकर हम अपना डिसीजंस लेते हैं, बाइंग सेलिंग के, मेजोरिटी लोग। और उसी से ये सब प्राइस मूवमेंट्स आते हैं जिसको हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग बोल देते हैं। और उस प्राइस पैटर्न्स को समझकर हम आगे डिसाइड करते हैं कि हमको खरीदना है, हमको बेचना है, हमारा रिस्क क्या रहेगा, कितना इसमें एक्सपेक्टेशन हो सकता है। तो ये क्रक्स है पूरे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का और टेक्निकल्स को समझने का। अगर आपने ये चीज ग्रास्प कर ली तो आपको कुछ और चाहिए नहीं। बहुत सारे लोग, जब एक्चुअली मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ, लाइक आई स्टार्टेड विद कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस। ओके, मैंने 4 साल 3 साल हार्डकोर फंडामेंटल एनालिसिस ही करा है मेरी जॉब में। एंड आई स्टडीड चार्टर्ड अकाउंटेंसी, मैं सीएफए लेवल 3 कैंडिडेट। तो मैंने इतना बेस्ट ऑफ फाइनेंस पढ़ा है फंडामेंटल साइड में कि एट द फर्स्ट मोमेंट मेरे को भी विश्वास नहीं होता था। लाइक आई ऑल्सो वाज नॉट एबल टू ग्रास्प दैट कि यार ये पैटर्न से क्या हो जाएगा। हम इतनी सारी एनालिसिस कर रहे, पीएनएल पढ़ रहे, बैलेंस शीट, ये वो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, और एट द एंड में कोई मेरे को आके बोलता है अरे ये पैटर्न है, ब्रेकआउट हुआ है, ले लो। तो बहुत टाइम तक मैंने भी निग्लेक्ट करा, 1-1.5 साल तक, कि यार इससे क्या होगा, ये फालतू चीजें है, इससे कुछ होता नहीं है, बेवकूफ बना रहे। बट जब मैंने बुक्स पढ़नी चालू करी तो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, ये जो हम एनालिसिस कर रहे हैं उसका आउटपुट क्या आ रहा है, वो आउटपुट ही चार्ट होता है। आपने जो भी एनालिसिस करा, या तो आप खरीदोगे या आप बेचोगे, तो वो सप्लाई या डिमांड क्रिएट करेगा, और उधर आपको प्राइस पैटर्न में, प्राइस के मूवमेंट में वो सब चीजें दिखेगी। सो एट द एंड दोनों तरीके का जो एंड आउटकम होता है वो आपको चार्ट पे दिख जाता है। इसलिए हमको हमेशा प्राइस एक्शन पे, चार्ट पे फोकस रखना चाहिए। और वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, और उसका बेनिफिट भी यही है कि आपको बहुत इन डेप्थ स्टडी नहीं करनी पड़ती। क्योंकि रीजन की सिंपल है कि जो भी स्टडी कर रहे हैं एंड आउटपुट तो यही है, तो खरीदेंगे या बेचेंगे, और वो हमको चार्ट पे ऑलरेडी दिख रहा है। तो प्राइस इज किंग, प्राइस में सब चीजें आ जाती है, प्राइस को सब पता होता है। आप जो भी एनालिसिस कर रहे हैं, कितनी बार आपने ऐसा देखा होगा कि स्टॉक है वो 40% गिर जाता है, पता ही नहीं है क्यों गिर रहा है, लोगों को, लोग न्यूज ही ढूंढ रहे क्या होगा, कंपनी के रिजल्ट बेकार आए नहीं, उसके पहले ही गिर जाता है। तो प्राइस एडवांस में चलता है, साइकोलॉजी इंटरप्रेट कर सकते हैं आप, एग्जिट कर सकते हैं उसको एक सही तरीके से, एक सही अप्रोच से। तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का ओवरऑल फ्रेमवर्क ही ये होता है कि आप सेंटिमेंट्स को समझे, ज्यादा स्टोरीज के बीच में नहीं जाए, जो रियलिटी है आपको मानना हो नहीं मानना हो, आप जो भी सोच रहे, चार्ट ही एकमात्र रियलिटी होती है। इसके अलावा कोई न्यूज चैनल आपको क्या दिखा रहा है, कोई क्या एनालिसिस दे रहा है, ट्विटर एक्सपर्ट होगा, यूट्यूब एक्सपर्ट होगा, जिसका जो भी बोलना है, बट चार्ट इज द रियलिटी। वहां पे जो है वो ही असली चीज है। हाँ, कितनी बार आपने ऐसा देखा होगा कि यार सब बोल रहे खरीदो खरीदो, स्टॉक तो 30% गिर गया, तो बेच कौन रहा है। तो यही चीज होती है, हम बोलते कुछ है, करते कुछ है, और यही चीज आप डेविएट हो जाते। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग आपको यही बताता है कि ये सब चीजों से डेविएट ना हो। जो भी एनालिसिस हो रहा है मार्केट में, इतने ब्रोकरेज हाउस है, इतनी सारी चीजें है, इतने रिसर्च करने वाले बैठे, पर उसका जो एंड आउटकम है
वो आपको प्राइस एक्शन सिर्फ चार्ट पे ही दिखेगा। भले ही वो बोल रहे हैं बुलिश है, पर इधर अगर ओवरऑल उसका ट्रेंड चेंज हो रहा है, ओवरऑल वीकनेस आ रही है, तो वो आ रही है। फिर वो एनालिसिस जो भी रिसर्च रिपोर्ट है उसका कुछ मीनिंग नहीं निकला, क्योंकि एंड आउटपुट है कि लोग तो बेच रहे हैं, आपको जो एनालिसिस करना है आप करते रहो। सो दैट इज द बेनिफिट, दैट इज हाउ यू नीड टू थिंक फॉर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। तो ये मेरा एक बेसिक की क्या होता है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। शायद काफी डीप हो गया, या आई डोंट नो क्वेश्चंस, अगर ऑडियंस है कुछ इस पे क्वेश्चंस है तो डेफिनेटली वो हम लेटर ऑन लेंगे। तो यस बेसिकली सर, आपके डेफिनेटली। क्वेश्चन का आंसर। ऑडियंस की बात हो रही है तो ऑडियंस, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट्स में लिख सकते हैं, या फिर हमें एक स्पीकर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। एट द एंड ऑफ द सेशंस वी आर गोइंग टू टेक ऑल द क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू देवांग जी। लेट्स गो टू रौनक जी। या रौनक जी। हाँ जी रोहन जी बोलिए। हाँ, सेम क्वेश्चन जो देवांग जी से पूछा। हाउ प्राइस एक्शन इज बेनिफिशियल इन स्टॉक मार्केट? हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, क्योंकि अल्फा ने जो काफ़ी अच्छे तरीके से बताया प्राइस एक्शन के बारे में। तो प्राइस एक्शन वही है कि देखिए मार्केट चलती है दो चीज़ों से, और ये जब तक ये दो लोग रहेंगे ना मार्केट चलता रहेगा, बायर्स एंड सेलर्स। इन्हीं दो चीज़ों से मार्केट ऊपर नीचे होता है, उसके अंदर पैटर्न बनते हैं। तो बेसिकली जब डिमांड एंड सप्लाई की बात आती है, अब प्राइस एक्शन के अंदर देखिए प्राइस एक्शन को आप इंट्राडे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप स्विंग ट्रेड के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राइस एक्शन के अंदर जहाँ तक मेरा सवाल है, वी डू नॉट यूज एनी काइंड ऑफ इंडिकेटर्स। और जो प्राइस है वो सुप्रीम इंडिकेटर है, वो लीडिंग इंडिकेटर है, सब कुछ वो अपने अंदर दिखाता है। हमें कुछ भी टीवी देखने का जरूरत नहीं है, हमको न्यूज पढ़ने का जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इज रिफ्लेक्टेड इन द चार्ट इटसेल्फ। So whatever is going to happen in the future can be very well predicted by just watching on the chart। बस प्रोवाइडेड कि आपको वो चार्ट को पढ़ना आना चाहिए। अब जैसे कि सर ने बताया कि डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न्स बनते हैं। अब देखिए मैं तो बहुत सारे पैटर्न्स फॉलो करता नहीं हूँ। देखिए एक सिंपल है, अगर आप एक प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं विदाउट इंडिकेटर्स, सबसे पहला चीज आता है आपका हायर हाई एंड हायर लोज। अगर प्राइस को ऊपर जाना है दोस्त, तो ही इट हैज टू मेक हायर हाइज एंड हायर लोज। अब इससे मतलब यह है कि जब भी आप एक प्राइस ऊपर जाएगा तो वो थोड़ा सा रिट्रेस लेगा। अब रिट्रेसमेंट कहाँ तक लेगा वो एक सेपरेट इशू है, लेकिन वो कभी डिस्कस करेंगे। तो वो रिट्रेस लेगा, रिट्रेस लेने के बाद देन इट हैज टू मूव अप। तो जब वो रिट्रेस लेके मूव होके अपने प्रीवियस हाई को तोड़ता है, देन इट इज फॉर्मिंग ए हायर हाई। सो एक लोअर हायर हाई एंड हायर लोज जब बन के स्टॉक ऊपर जा रहा है, देन प्राइस एक्शन इज फॉर्मिंग ऊपर ऊपर की तरफ। वहां पर हम क्या करते हैं कि हमको वो जो एक बार ये प्राइस एक्शन पहले कंफर्म हो गया, इसको हम दूसरे तरीके से 1 2 3 पैटर्न भी बोल सकते हैं। मान लीजिए आपका प्राइस एक स्टॉक का नीचे आ रहा है, जैसे कि अब मैं एग्जांपल देता हूँ एक स्टॉक का, जो कि सांघवी मूवर्स हमने कई 2 साल पहले शेयर किया था। तो वो स्टॉक क्लियरली 1 2 3 पैटर्न नीचे की तरफ बना रहा था, यानी कि लोअर हाई एंड लोअर लोज, नीचे की तरफ गिरता चल रहा जा रहा था। लेकिन सडनली 2021 के अंदर इसने एक हायर हाई हायर लो बनाया, और बनाने के बाद इसने एक प्रीवियस हाई को जब तोड़ा है इसने, और विद वॉल्यूम के साथ, तो यहाँ पर एक प्राइस एक्शन कंफर्म हो रहा है कि अब इसने ट्रेंड को तोड़, जो डाउन ट्रेंड था उसको ब्रेक करके ये ऊपर की तरफ हो गया है। और हमने ये स्टॉक 120 के प्राइस पे शेयर किया था, आज वो 367 का है। 2 साल के अंदर वो 2 गुना हो गया। सो इस तरीके से प्राइस एक्शन को देखा जाता है। दूसरा, कई लोग इसको सपोर्ट पे भी देखते हैं, कई लोग रेजिस्टेंस देखते हैं, और कई लोग जो है ट्रायंगल पैटर्न देखते हैं। अब इस ट्रायंगल पैटर्न को आप बहुत तरीके से देख सकते हैं प्राइस एक्शन के अंदर। आप इसको कप एंड हैंडल भी देख सकते हैं, आप इसको एक बेस भी देख सकते हैं, आप इसको यू पैटर्न भी देख सकते हैं, मतलब कि फ्लैग भी देख सकते हैं। अलग अलग तरीके का नजरिया है देखने का। कुछ लोग नीचे डबल बॉटम ढूंढते हैं, राइट। अब प्राइस एक्शन वही है कि आपको जो बायर या सेलर किस तरफ उनका मूड है, उसी चीज को हमको ढूंढना है। और सबसे मेन चीज हमको दिखती है वॉल्यूम से। जब प्राइस एक्शन फॉर्म हो रहा है, उसके अंदर अगर वॉल्यूम आ जाए दोस्त, तो क्या कहने, वो आपका स्टॉक जो है आपको 98% आपको वो उसी दिशा में जाएगा जिस तरीके से आप उसको देख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल सांघवी मूवर्स का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, इसका मैं चार्ट भी पूरा मैंने बना के रखा हुआ है, इसको मैं शेयर कर दूंगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप इस चार्ट को देख के
एक जो फॉलोवर्स हैं उसको समझ सकते हैं किस तरीके से हमने वो ट्रेड लिया था और कैसे हम आगे भी ले सकते हैं। बाकी अलग-अलग चीज़ें हैं इन सबको देखने की। जैसे सर ने कहा कि टीवी के अंदर जो न्यूज़ है वो सब तो बाद में आती है। सब कुछ पहले प्राइस में दिखता है। अब एग्ज़ाम्पल लेते हैं अदानी का। अदानी का भी क्लियर वही था, जब ये ऊपर की तरफ जा रहा था तो क्लियरली ये हायर हाई हायर लोज़ बनाता हुआ ऊपर जा रहा था। लेकिन जब ये गिरा है तो गिरने से पहले ये एकदम से नहीं गिरा है। इसने पहले 2 कैंडल जो है नीचे की तरफ बनाई हैं। उसने बताया कि भाई अब मैं यहाँ से ऊपर जाना मुश्किल है, ठीक है? बाकी इसमें इंडिकेटर भी इस्तेमाल करते हैं जो वो लोग, जैसे कि आपका इसमें डाइवर्जेंस था, हमने खुद भी वो शेयर किया था। लेकिन डाइवर्जेंस होने से पहले ही अगर आप मंथली चार्ट में देखें, तो यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बन चुका था। ऊपर एक आपका इंडिसिव कैंडल बन गया था और जो ये दिखा रहा था कि अभी इसमें किधर को जाने वाला है वो पता नहीं, लेकिन अगली कैंडल में नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया और जिससे ये लग गया कि यस, सेलर्स ने इसको कंट्रोल कर लिया है। और उसके बाद जो न्यूज़ आई थी आपके अंडर की, वो इसके बाद में आई थी। तो प्राइस एक्शन ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ है अगर आप इसको सही तरीके से चार्ट के ऊपर पढ़ लोगे। और चार्ट को सही पढ़ने का तरीका वही है, मैंने आज भी एक ट्वीट किया था कि यू हैव टू वॉच एवरी डे। आप हर रोज़ 2 घंटे दीजिए चार्ट को पढ़ने में। चार्ट को देखिए, समझिए इसमें हो क्या रहा है। एक-एक चार्ट को आप देखेंगे रोज़-रोज़, तो आपको समझ में आएगा कि कौन-सी कैंडल कैसे फ़ॉर्म हो रही है, उसके बाद क्या एक्शन हुआ है। वही एक्शंस रिपीट होते हैं हर एक चार्ट के अंदर, हर एक कैंडल में, हर एक स्टॉक के अंदर। तो रिपीटेशन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्लस जो कैंडल का जो फ़ॉर्म होता है, किस तरीके से हो रही है वो, कुछ कैंडलस्टिक आपको जो है लर्न करनी पड़ेंगी, जैसे कि आपका इंडिसिव कैंडल हो गया, इन्वर्टेड हैमर हो गया। इन सबको जब आप अपने प्राइस एक्शन के अंदर, आपके पैटर्न के अंदर इन्वॉल्व करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि यार यहाँ से मार्केट का मूवमेंट है, स्टॉक पर्टिकुलर स्टॉक का मूवमेंट किस तरफ को आने वाला है। तो ये एक छोटा-सा मेरी तरफ से प्राइस एक्शन के ऊपर थोड़ा-सा था। अगर आपको कुछ और क्वेश्चन पूछना है तो दोस्त आप हमसे पूछ सकते हैं। आपका जवाब मैं कोशिश करूँगा देने का। रोहन। श्योर सर। या हमारे पास अभी हर्ष जी, ट्रेंडोनॉमिक्स जी, वो भी ज्वाइन हुए। हेलो सर। Hello Rohan, hello. Good evening. हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? Yeah, I'm good. या सो सेम क्वेश्चन, व्हाट इज Okay, बेनिफिट ऑफ so प्राइस एक्शन? okay, so जैसे हमारे दोनों स्पीकर ने कहा है कि प्राइस एक्शन एक इमोशंस होता है। हमारे पहले स्पीकर ने जो कहा कि मार्केट में जो भी मूव आता है बायर सेलर का, दैट इज बिकॉज ऑफ देयर इमोशंस ऑफ ग्रीड, फियर, एंजाइटी। और जैसे हमारे स्पीकर ने कहा कि ये इमोशंस है, वो ह्यूमन बीइंग के इमोशंस हमेशा सेम रहते हैं। और आज से 100 साल पे एक्सक्यूज मी, आज से 100 साल पहले जो इमोशंस थे ह्यूमन बीइंग के रिलेटेड टू मनी, वो आज भी है और आज से 100 साल बाद भी इमोशंस सेम होने वाले हैं। तो उसके वजह से ये प्राइस एक्शन के पैटर्न्स होते हैं, प्राइस के पैटर्न्स होते हैं, या फिर मार्केट में जो ट्रेंड्स होते हैं वो सालों साल रिपीट होते हैं और उसके वजह से टेक्निकल एनालिसिस वर्क होता है। क्योंकि व्हाट buyers and sellers are doing typically based on their whatever जो information वो लेते हैं न्यूज से, जो भी वो है, और उस पे उनका जो भी व्यू बनता है, इमोशन बनता है, वो इमोशन वो एग्जीक्यूट करते हैं मार्केट में, बाय सेल। ओके, और उसके वजह से ही मार्केट में मूवमेंट होता है, सेंटिमेंट्स के वजह से मार्केट सेंटिमेंट पे ही मूव होता है। और ये सेंटिमेंट्स कभी चेंज नहीं होने वाले जब तक ये ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे अलगो ही आ गए, रोबोट्स ही आ गए। ऐसा तो होगा नहीं। तो ह्यूमन बीइंग्स तो डेफिनेटली मार्केट में काम करेंगे। और जब तक ह्यूमन बीइंग्स काम कर रहे हैं तब तक मार्केट में सारे टेक्निकल पैटर्न्स वर्क होंगे। क्योंकि इमोशंस कभी चेंज नहीं होते आदमी के। और तो प्राइस एक्शन, जैसे हमारे स्पीकर्स ने कहा कि अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि हेड एंड शोल्डर्स है, कप एंड हैंडल है, ट्रायंगल है, फ्लैग्स होते हैं। ऐसे अलग अलग बहुत सारे पैटर्न्स जो होते हैं प्राइस एक्शन के। और प्राइस एक्शन हमें बताता है कि मार्केट का ओवरऑल अभी ट्रेंड क्या है, स्ट्रेंथ किसके पास है, कि बुल्स के पास है या बेयर्स के पास है, या फिर मार्केट इनडिसीजन दे रहा है कि पता नहीं चल रहा कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, यानी साइडवेज जब मार्केट जाता है। तो वो मिक्स ओवरऑल जो सिग्नल्स होते हैं मार्केट प्राइस एक्शन के, वो मार्केट बताता है कि ओके अभी ट्रेंड बुलिश है या अभी ट्रेंड बेरिश है, या फिर मार्केट में इनडिसीजन चालू है, पता नहीं चल रहा है ट्रेडर्स को कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो रेंज बाउंड मार्केट बन जाता है। तो प्राइस एक्शन से हमें
आप अगर ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, तो आपको पता चलता है कि मार्केट में एक तो ट्रेंड क्या है, और आपको अगर स्टॉक बाय करना है कोई, तो क्या मुझे वही स्टॉक बाय करना है, क्या मुझे ये सही एंट्री है क्या मेरे स्टॉक लेने के लिए, क्या बुलिश ट्रेंड है, क्या ब्रेकआउट आ रहा है मार्केट में, या बेरिश ट्रेंड है, तो मुझे एग्जिट कर लेना चाहिए ये स्टॉक से, या फिर मुझे शॉर्ट सेल करना है। तो वो आप डिसीजंस आपके बाइंग सेलिंग के प्राइस पैटर्न्स को स्टडी करके, प्राइस एक्शन को स्टडी करके आप सही डिसीजंस ले सकते हो, क्योंकि प्राइस पैटर्न्स वर्क होते हैं। हाँ, कभी कभी फेल होता है प्राइस पैटर्न, बट प्रोबेबिलिटी बहुत लो होती है, यानी मान लो कि 70% प्राइस पैटर्न वर्क होता है, 30% चांसेस होते हैं कि कभी कभार प्राइस पैटर्न फेल हो जाए। बट ओवरऑल प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच आप अगर रखोगे और प्राइस एक्शन स्टडी करके, आप अपने बाइंग सेलिंग के डिसीजन सही तरीके से ले सकते हो मार्केट में। तो प्राइस एक्शन का इंपॉर्टेंस तो वही है कि आपको अगर बाय करना है, सेल करना है कोई भी स्टॉक, तो आपको खुद वो अगर प्राइस पैटर्न्स पढ़ते हो, स्टडी करते हो, तो आपको किसी पे भी डिपेंड होने की जरूरत नहीं है कि न्यूज़ देखो, ये रिपोर्ट्स पढ़ो सारे। तो मेरा भी बैकग्राउंड एक्चुअली फंडामेंटल का ही है। मैंने एमबीए फाइनेंस किया है, उसके बाद इंडियन सीएफए किया है, और मैं रिसर्च फर्म में भी काम करता था। बट जब से मैंने चार्ट्स पढ़ना चालू किया, उसके बाद से मैंने सारे न्यूज़ पढ़ना बंद कर दिया। मुझे याद नहीं मैंने इकोनॉमिक टाइम्स कब पढ़ा है, जब से मैंने चार्ट्स पढ़ना चालू किया है। सो बिकॉज ये प्राइस पैटर्न इतना, प्राइस इज द अल्टीमेट किंग, जैसे अपने स्पीकर ने कहा, भाव भगवान छे। क्योंकि जो भी मार्केट में मूवमेंट हो रहा है, वो प्राइस आपको बता देता है कि मार्केट में ये मूवमेंट है, या फिर ये मूवमेंट हो सकता है आगे जाके, बेस्ड ऑन वो प्राइस पैटर्न्स। तो प्राइस पैटर्न्स वर्क होते हैं, और प्राइस पैटर्न से आप अपने बाइंग सेलिंग डिसीजंस सही तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो डेफिनेटली आपको अगर मार्केट में ट्रेडिंग करना है या फिर इन्वेस्टिंग भी करना है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इन्वेस्टर्स को चार्ट्स नहीं पढ़ना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ, मैं तो मेरा इन्वेस्टिंग भी चार्ट्स पढ़ के ही करता हूँ। मैं रिपोर्ट्स बहुत कम पढ़ता हूँ, फंडामेंटल्स बहुत कम पढ़ता हूँ। मैं पहले चार्ट देखता हूँ कि चार्ट पे वो क्या लग रहा है स्टॉक। भले कंपनी बहुत अच्छी हो, कंपनी का बिजनेस अच्छा हो, रिजल्ट्स अच्छे हो, लेकिन कभी कभार चार्ट बेरिश साइकिल में फंस जाता है कोई स्टॉक। कोई कोई स्टॉक अच्छी कंपनी 7-8 साल के लिए भी बेरिश साइकिल में रह के अंडर परफॉर्मेंस दे देती है। तो वो टाइम आपको टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस पैटर्न्स ही काम आते हैं। देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स, a good company and a good stock. A good company does not necessarily mean a good stock. A good stock is one which is giving you money, which is going up. I mean, आप अगर इन्वेस्टर हो तो गुड स्टॉक इज वन विच इज गोइंग अप इन प्राइस। उसके रिजल्ट्स कितने अच्छे हैं या फिर कितना बिजनेस अच्छा है, उससे कुछ मतलब नहीं है। प्राइस जब तक उसका ऊपर नहीं जाता है, तब तक आपको पैसा नहीं मिलने वाला। तो प्राइस पैटर्न्स पढ़ना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग डिसीजंस आप प्राइस पैटर्न्स पढ़ के सही तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हो। Okay, okay. थैंक यू। Thank you. Thank you for good explanation, sir. Yeah, Devangji. Hello, Devangji. हेलो। Yeah. हाँ, So, एक व्यूअर का क्वेश्चन है, हाउ टू इंटरप्रेट प्राइस एक्शन while studying हाउ stocks? प्राइस एक्शन और अपार्ट फ्रॉम प्राइस एक्शन? प्राइस एक्शन ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में वही तो डिस्कस करा। No, question is like how to interpret price action on chart pattern for हाउ investing टू or trading. Yeah. ओके, हाउ टू इंटरप्रेट। देखिए, इंटरप्रिटेशन के लिए सबसे द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज द ट्रेंड। चार्ट पैटर्न इज ऑलवेज सेकेंडरी। आपको पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आना चाहिए दैट दिस इज अप ट्रेंड, और दिस इज अ डाउन ट्रेंड, और दिस इज अ काइंड ऑफ साइडवेज ट्रेंड। ठीक है, पहली चीज ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी आप प्राइस पैटर्न ले रहे हैं, वो सक्सेसफुल होने के उसके सबसे अच्छे चांस तभी होते हैं जब ओवरऑल ट्रेंड जो है वो आपके फेवर में। अब जैसे कोई डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है, आपने निकाला, अब उसमें पैटर्न से आप ब्रेकआउट निकाल रहे हैं, तो वो बहुत हाई चांस है कि वो रोल ओवर हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा, क्योंकि वाइडर ट्रेंड जो है वो बियरिश है। सो इंटरप्रेट प्राइस एक्शन
आप सेम पैटर्न है, जैसे आपने एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर एग्जांपल लिया, अब वो ट्रायंगल पैटर्न आप अप ट्रेंड में लगाएंगे, आपको रिजल्ट्स विल बी वेरी गुड, बट वही आप डाउन ट्रेंड में लगाएंगे, आपको ये दिखेगा अरे तो फेल हो गया, अरे तो ब्रेकआउट हुआ था फेल हो गया, और फिर लोग उसको बोलते हैं दिस वाज अ फेक ब्रेकआउट, जबकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है फेक ब्रेकआउट जैसा। या तो एनालिसिस में प्रॉब्लम होता है बहुत बार, या फिर सिंपली वो फेल हो गया। आप हर बार सही नहीं हो सकते। आप समझो, आप करोड़ों लोगों के इमोशंस को गॉच करने की कोशिश कर रहे हो। जब आप कोई पैटर्न या टेक्निकल्स या चार्ट की स्टडी कर रहे हैं, तो यू आर ट्राइंग टू टेक वन आउटपुट आउट ऑफ करोड्स ऑफ इमोशंस जो हो रहे, वो सही नहीं होंगे। वो कैसे सही हो सकते, किसी की भी हमेशा सही नहीं होंगे। एंड दैट्स व्हाई इट इज सेड कि 100% एक्यूरेसी होती नहीं है। अब आप वो पैटर्न को गलत जगह लगाओगे और करते रहोगे, तो उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा ही नहीं, एंड देन यू विल से कि अरे ये कुछ भी है, जबकि ऐसा नहीं होता। आप सही ट्रेंड में लगाएंगे, आप प्राइस पैटर्न्स पे फोकस रखेंगे ट्रेंड में, तो एक तो हो गया आपने सिर्फ प्राइस पैटर्न के बेस पे ले लिया, टारगेट बेस्ड ट्रेडिंग करी, तो दो तरीके की चीजें होती है इसमें। बहुत सारे लोग के ट्रायंगल पैटर्न है, इसका टारगेट ये होगा, टारगेट पे हम आउट कर देते हैं। एक वो चीज है, वो मैं बिल्कुल नहीं करता। ठीक है, मैं ट्रेंड के साथ पैटर्न्स लगाता हूँ, मैं ट्रेंड को राइड करता हूँ, मैं हमेशा एक ट्रेलिंग बेसिस पे ही एग्जिट करता हूँ। आई नेवर हैव फिक्स टारगेट्स इन माय माइंड, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सा स्टॉक कितना ऊपर जाएगा। ठीक है, देयर इज नो वे टू फाइंड आउट कि ये यहाँ पर ही रुकेगा। इसलिए आपको, इट इज वेरी सिंपल, जब कुछ चीज चल रही है तो आपको उसको एक अच्छा स्पेस देना पड़ेगा, जिससे कि आपके रिटर्न्स मैक्सिमाइज हो। और जब वो नहीं चल रही है, तो आपको आपका रिस्क डिफाइन करके स्टॉप लॉस हमेशा स्टार्टिंग में डिसाइड करना पड़ेगा कि ये स्टॉप लॉस है, इससे ज्यादा मैं रिस्क नहीं लूंगा। तो प्राइस पैटर्न को इंटरप्रेट आपको सप्लाई डिमांड से करना है, बट उसके इंटरप्रिटेशन में उसके ऊपर की जो चीज है वो है ट्रेंड। यू शुड फर्स्ट आइडेंटिफाई द ट्रेंड, देन आइडेंटिफाई द पैटर्न, देन डिसाइड द रिस्क, एंड देन ट्रेड ऑन इट। ये एक फ्लो है जो कोई भी, इफ यू आर न्यू, देन दिस इज द फ्लो यू हैव टू लर्न, दैट ट्रेंड, पैटर्न, स्टॉप लॉस एंड अ ट्रेलिंग वे टू एग्जिट। सो दिस इज हाउ यू इंटरप्रेट अपॉन। इसका इंटरप्रिटेशन आपको अलग अलग पैटर्न है, सब एंड में सप्लाई डिमांड ही होता है। पैटर्न के नाम याद करने में, उसको मगअप करने में मत घुसो, कुछ मतलब के नहीं होते पैटर्न के नाम। एट द एंड वो सप्लाई है, डिमांड है, बस आपको उस पे देखना है कौन जीत रहा है, और ट्रेंड आपके साथ होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप एक पूरा फ्लो बनाकर उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। सो दैट, आई होप दैट आंसर्ड द क्वेश्चन। ओके ओके ग्रेट। सो वन क्वेश्चन फ्रॉम मी, आप कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करते हो while trading for price action related? यू आर आस्किंग मी या किसे पूछ रहे हो? या आप ही से। हाँ। अच्छा अच्छा, ओके। सो बेसिकली मैं दो तरीके से करता हूँ। वन तो मैं आई फॉलो ट्रेंड। अब ट्रेंड फॉलोइंग मींस इट इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग ओनली इन अप ट्रेंड, जहाँ पे मेरा होल्डिंग पीरियड 4 मंथ से लेकर 15 मंथ्स तक हो सकता है। सो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, मुझे एक कमेंट में भी मिला कि आप टेक्निकल से इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते हो, पीपल से। अब आई डोंट नो कौन है ये लोग, बट इट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, और जो आपको इन्वेस्टमेंट में रिटर्न आते हैं उससे आप अच्छे रिटर्न निकाल सकते हो, क्योंकि यू विल नो हाउ टू एग्जिट इट। अभी कितने लोगों के साथ हुआ, IEX हो गया 3 गुना, वापस वहीं आ गया। लॉरा स्लैब देखा आपने, 4 गुना 5 गुना हुआ, वहीं पे आ गया। सीक्वेंट साइंटिफिक देखा, 150 to 100% गया, वहां पर आया। IRCTC गया, इतने मल्टीबैगर रिटर्न 50-60% गया। अदानी में देखो, कुछ एंड आउटपुट ही नहीं मिला। अदानी टोटल गैस, इनमें तो लोग निकल ही नहीं पाए, अभी तक लोअर सर्किट ही चल रहे हैं। ट्रेंड के साथ अगर आप प्ले करेंगे, तो आपको एंट्री पता रहेगी कि जब ट्रेंड चेंज हो रहा है तब मेरे को एंटर करना है, जब ट्रेंड चेंज हो रहा है मेरे को एग्जिट करना है। और बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि ये आप रियल टाइम नहीं बता सकते हो ट्रेंड चेंज हो रहा है, आप ये बताओगे मुझे 6 महीने बाद कि देखो ये स्टेज 4 था। ऐसा नहीं होता है। आप मेरी वॉल पे जाइए, आपको मेरे ट्विटर पे जाइए, आपको मैंने पिछले 1.5 साल में करीबन 20 स्टॉक के ट्रेंड चेंज बताए। लॉरा स्लैब हो गया आपका, टाटा एलेक्सी हो गया आपका, FCL हो गया आपका, अभी मैंने रिसेंट में दीपक फर्टिलाइजर का था, उसके पहले दीपक नाइट्रेट, बालाजी एमाइंस। अब IEX आप देखेंगे, करीबन आपको 20 to 25 जो पॉपुलर पॉपुलर स्टॉक्स है जो मैं देखते रहता हूँ, आपको मैंने सबके ट्रेंड चेंज, ग्रीन पैनल एक और हो गया, अराउंड 500-550 के आसपास ट्रेंड चेंज बताया था। तो वो पता लग सकता है। तो ये एक इन्वेस्टिंग हो गया इन अप ट्रेंड, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव होता है मल्टीबैगर रिटर्न्स का। ठीक है। और दूसरा हो गया आपका एक स्विंग ट्रेडिंग, जहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि एक स्विंग मूवमेंट, एक जो इमीडिएट मूवमेंट है, मैं वो फटाफट कैप्चर करूं, और वो स्विंग मूवमेंट आपका 8%, 10% से लेकर
70% 80% तक भी कभी कभी चले जाता है। जब बिल्कुल सिंगल साइड ही मूवमेंट आया, 3-2 अपर सर्किट लग गए 20-20% के, तब वहां पे 60-70% तक चले जाता है। तो ये दो स्ट्रैटेजी रहती है मेरी। एक हो गया कंप्लीट ट्रेंड फॉलोइंग, एंड वन इज स्विंग ट्रेडिंग। सो माय पोर्टफोलियो इज अ मिक्स ऑफ बोथ। मेरे को कुछ अच्छी कंपनी लगती है जहाँ पे कुछ फंडामेंटल ट्रिगर है। फंडामेंटल ट्रिगर यानी कि कुछ भी नया हो रहा है उसमें, दैट कैन लीड टू री रेटिंग, तो मैं वो कंपनी को उठाता हूँ एंड देन आई डू द ट्रेंड एनालिसिस। अब ट्रेंड एनालिसिस मतलब डेली टाइम फ्रेम नहीं हुआ, मतलब वीकली टाइम फ्रेम भी नहीं हुआ। आपको ट्रेंड एनालिसिस करना है तो यू हैव टू यूज मंथली टाइम फ्रेम्स, और आप उसके बेसिस पे आप एक फंडामेंटल पॉइंट, आपको जो भी नई चीज मिली, जो भी ट्रिगर मिला, और आप उसको ट्रेंड्स के साथ अलाइन करिए कि यार इज द ट्रेंड राइट, क्या ट्रेंड अर्ली है, क्या मैं बहुत लेट तो नहीं हुआ पूरी स्टोरी में। और आप दोनों को मिक्स कर कर, जिसको बहुत लोग टेक्नो फंडा भी बोलते हैं, आप मिक्स कर कर उस साइकिल पे ट्रेड कर सकते हैं, उस पूरे अप मूव पे राइड कर सकते हैं, मल्टीपैकर रिटर्न्स वहां से निकाल सकते हैं, विथ हैविंग इन माइंड कि मुझको एग्जिट करना है और कैसे करना है वो भी। ठीक है, तो ये दो स्ट्रैटेजीज है जो मैं ओवरऑल फॉलो करता हूँ। ओके ओके, थैंक यू। रौनक जी, आपके पास आते हैं आप। हाँ तो जी। आप कौन सी प्राइस एक्शन रिलेटेड स्ट्रेटेजी यूज करते फॉर इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग? हाँ, रोहन जी, एज आई सेड अर्लियर कि 1 2 3 पैटर्न इज माई फेवरेट पैटर्न। और दूसरी बात यह है कि 2 3 स्ट्रेटजीज हम लोग जो है अपने उसमें अप्लाई करते हैं। अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि आपका हर स्ट्रेटजी काम करे। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा जो आरएमबी लीडर्स का जो इन्वेस्टिंग है, वो हमारा ईयर ऑन ईयर काफी अच्छे से काम कर रहा है। हमारा कैपिटल अगर इतना अच्छे से नहीं बढ़ा है तो हमारा गया भी कुछ नहीं, हम फिर भी प्रॉफिट में है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग हमको पिछले साल सूट था, इस साल सूट नहीं कर रहा है, अभी हमारा अकाउंट बराबर में है, कुछ भी प्रॉफिट लॉस नहीं है। तो ये ऐसा नहीं है कि आपको एक ही स्ट्रेटजी में बैठ के घुसे रहना है। आपको डिफरेंट स्ट्रेटजीज पे काम करना रहेगा। जैसे सर ने कहा है कि मंथली टाइम फ्रेम में आप इन्वेस्टिंग के लिए कर सकते हो, ऑर्ली के अंदर आप स्विंग के अंदर कर सकते हो, इंटरडे करना है तो आपको 5 का 15 मिनट है। तो ये आपको पहले देखना है कि विच स्ट्रेटजी इज आपके लिए कौन सा अच्छा है। आप अगर ट्राई कर रहे हो, आपको लग रहा है कि यार मुझे स्विंग के अंदर प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मुझे ऑप्शंस में प्रॉफिट हो रहा है, देन यू हैव टू गो फॉर ऑप्शंस ओनली। अगर आपको लगता है कि स्विंग्स एंड ऑप्शंस आर नॉट वर्किंग फॉर मी एंड द आरएमबी इन्वेस्टिंग इज वर्किंग फॉर मी, then you must switch to the investing point of view. So what I personally use is the 1 2 3 pattern. I just try to find out the trend change, the initial, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम वो है कि मेरे को स्टॉक को एट द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेंड पकड़ना है। मेरे को वो जो 50 रुपी का हाई, ऑल टाइम हाई तोड़ता है, मुझे वहां पे स्टॉक को नहीं चाहिए। आई नीड द स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ ट्रेंड, और वही हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल मैंने अपने ट्विटर पे और कई जगह शेयर किया। आईटीसी 213 का हमने आज भी लिया हुआ, अदानी इंटरप्राइजेस 300 रुपए का लिया था, टाटा के हमने 600 रुपए का लिया था, बाला माइंस हमने 410 का लिया था, और काफी अच्छे लेवल पे लिए। बिरला प्रेसिडेंट हमने लिया था। उसके बाद छोटे स्टॉक कुछ पैने भी लिए हैं, कुछ चलते हैं कुछ नहीं चलते हैं। अब मेरा यही है कि उसके बाद ये है कि आपका जो है रिस्क मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। आप अपने ट्रेड को उस तरीके से करना है कि आपको लॉस उतना हो जितना आप चाहते हैं, यानी कि चाहने से भी नहीं होता है। आपको अपना कैपिटल देखना है, कितना कैपिटल है, और उस कैपिटल के ऊपर आपको अपना जो है बैठाना है कि यार यस, एज पर रूल यू शुड नॉट लूज मोर देन 2% ऑन एनी ट्रेड। आपको अगर 1 लाख कैपिटल है, आपको 2000 रुपीज ज्यादा लूज करना ही नहीं, चाहे जो मर्जी हो जाए। उसके हिसाब से आपने आपका पोजीशन साइजिंग करना है। अब मेरे इसमें 1 2 3 पैटर्न है। जब मेरे को लगता है कि यार ट्रेंड चेंज हो रहा है, देन आफ्टर कीपिंग दैट स्टॉक ऑन माय रडार, आई जस्ट फाइंड आउट 1 2 3 पैटर्न कि जब वो ट्रेंड चेंज हो रहा है तो क्या वो 1 2 3 पैटर्न बना रहा है। जैसे सांघवी ने बनाया, सब ने बनाया, काफी स्टॉकर जो बना रहे हैं, और कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं। अब ये जो ट्रेंड चेंज है, ये कई स्टॉक, जैसे सर ने कहा कि वो सिर्फ ट्रेंडिंग स्टॉक, अप ट्रेंड स्टॉक्स में ही काम करते हैं, बेस्ट है। अप ट्रेंड स्टॉक के अंदर हम भी काम कर, जैसे हमारा स्विंग है वो अप ट्रेंड में हम लेते हैं, लेकिन वो काम नहीं किया हमारे लिए। स्टॉप लॉस हमारे मैक्सिमम हिट हो रहे हैं, लेकिन हमको लॉस भी नहीं हुआ। तो यही डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से, कहाँ पर जो आपके लिए काम कर रहा है उसके अंदर आपने काम करना है। तो आपने जब 1 2 3 पैटर्न आपका मिल गया, तो तब हमको उसको वेट करना है। एक फिर से जो फोर्थ रिट्रेसमेंट है, आई विल वेट फॉर दैट रिट्रेसमेंट। वो रिट्रेसमेंट आपका 61% पे भी हो सकता है, 61.8 आपका वो सपोर्ट पर भी हो सकता है, आपको वो पुल बैक रैली भी हो सकता है। आप जिस तरीके से नाम, तो बात वही है सबके सब 61.8 रिट्रेसमेंट होंगे। जब भी वो पुल बैक आएगा तो वो 61.8 तक आएगा, वहां से फिर वो वापस रैली शुरू करेगा। अब कई लोग इसको सपोर्ट लेंगे, कई लोग इसको मूविंग एवरेज पे लेंगे, कई लोग इसको 50 लेंगे, कई 200, कई 20 EM में, वो अलग अलग अपना अपना है। लेकिन
रिट्रेसमेंट जो है वो जो वर्ल्ड का जो माना हुआ रिट्रेसमेंट है वो है 61.8, वहीं तक जब वो आता है और वहां से जब आपको एक पुल बैक रैली पुल बैक वापस से रिज्यूम होता है, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, मान लीजिए आपका वहाँ हैमर बन गया, आपका एक बुलिश इनगल्फिंग बन गया, आपका इंडिसिसिव कैंडल बनने गया, फिर नेक्स्ट कैंडल आपका एक कंफर्मेशन हो गया, तो वो एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन आपका जो है 1 2 3 फॉर्म होने के बाद ट्रेंड चेंज होने के बाद लग रहा है कि यस अब यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा, जैसे कि हमने TNPL पे हमने ऐसे ही पकड़ा हुआ था, आप देख सकते हो हमारे चैनल में जाके। तो यहाँ पर जब वो आएगा तो वहां आपने उसको बाय करना है, वहां से मतलब कि मैं करता हूँ, मेरा एडवाइस नहीं है ये आपको अपनी एक्सपीरियंस लेके चार्ट पढ़ के आपको समझना पड़ेगा। जब रोज के 200 चार्ट देखोगे, 2 घंटे कम से कम चार्ट पे टाइम बिताओगे, तो आपको समझ में आएगा चीजें काम कैसे कर रही हैं। और एक चीज और बोलना चाहूंगा कि हर स्टॉक के लिए अलग अलग पैटर्न काम करता है ऐसा नहीं है कि आपका अगर 1 2 3 पैटर्न है तो वो सारे स्टॉक्स में काम करेगा, लेकिन मेरे लिए तो मैक्सिमम स्टॉक में काम करता है। लेकिन अगर आप चार्ट में जाके देखोगे तो कई स्टॉक के अंदर 1 2 3 काम कर रहा है, कई स्टॉक्स के अंदर वो काम नहीं कर रहा है, आपका मूविंग एवरेज क्रॉसओवर काम कर रहा है, कई स्टॉक के अंदर 61% रिट्रेसमेंट ही काम कर रहा है, कई स्टॉक्स में 61% से भी नीचे आता है, फिर वहां से वो रिट्रेसमेंट लेता है। तो आपको जो है इस तरीके से प्राइस एक्शन को आगे जो होने वाला है पहले पीछे भी देखना है, वो देख के आप आगे डिसीजन लेंगे तो आपका वो काम करेगा। तो मेरा लिए वही है, पहले हम आरएमबी इन्वेस्टिंग के अंदर लीडर्स के अंदर हम यही यूज करते हैं, ट्रेंड कंटिन्यूएशन का, सॉरी ट्रेंड चेंज का। हम ट्राई करते हैं कि एट द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेंड, एट द बिगिनिंग ऑफ द मूव हम उस स्टॉक को कैच कर लें। उसका स्विंग ट्रेडिंग हमारा जो ट्रेंड, जो स्टॉक्स ऑलरेडी ट्रेंडिंग में है, जैसे देवांग सर ने कहा कि जो अप ट्रेंड में चल रहे हैं उनका रिट्रेसमेंट आएगा, वहां पर हम उस स्टॉक को बाय करते हैं। उसका ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस हमारे हम तभी बाय करते हैं जब हमको एक क्या बोलते हैं कि मंथली कैंडल के ऊपर हमको एक मिल जाए कि ऐसे कंटिन्यूस हम की पुट्स को शॉर्ट कर देते हैं, या उसको हम सिक्योर्ड पुट लेते हैं। कि अगर सिक्योर्ड पुट लेने से फायदा ये होता है कि अगर मान लीजिए वहां से स्टॉक गिर भी जाता है, तो हमारे पास इतना कैपिटल होना चाहिए कि वो गिरने के बाद वो लॉस को हम लेके स्टॉक की डिलीवरी ले लें। अब उससे फायदा ये होता है कि अगर मान लीजिए आपका टाटा एलेक्सी स्टॉक 7,000 रुपीज का है, आपने जो है 6,500 की पुट को शॉर्ट कर दिया 200 रुपीज में। अब मान लीजिए वो नीचे आ गया 6,200 पर, तो अब मेरा जो बाइंग प्राइस है वो ऑटोमेटिकली नीचे आएगा। तो वो मेरा पुट अगर ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू मेक मनी, बट नीचे आएगा हम उसकी डिलीवरी लेंगे, उससे हमारा स्टॉक वो सस्ते में हमको मिल ही जाने वाला है। तो ये हमारा ऑप्शन का प्लस बैंक निफ्टी के अंदर भी करते हैं, लेकिन वो तो डिस्क्रिशनरी है, कभी आपको लेने को मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, वोलेटिलिटी काफी ज्यादा तो ऊपर नीचे होता रहता है वो। उस तरीके से हम बैंक निफ्टी में थोड़ा ही काम करते हैं, लेकिन करते हैं। और मेन स्ट्रेटेजी हमारा यही 3 था, आरएमबी इन्वेस्टिंग का है, स्विंग ट्रेडिंग का है, ऑप्शंस का है, और एक जो हमारा पेनी स्टॉक्स का है वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि पेनी स्टॉक के अंदर काफी लोग फंसते हैं, उनको ये नहीं पता चलता कि यार पेनी स्टॉक में पैसा लगाना कैसे है। अब मेरा हमेशा में हम ये कहते हैं कि अगर किसी पेनी स्टॉक को मान लीजिए आपने एक 8 रुपए का शेयर ले लिया मान लीजिए, तो वो स्टॉक जो है कितना नीचे गिरेगा, 8 रुपए से जीरो आएगा, माइनस तो वो नहीं आएगा ना। मैं ये चीज कई बार बोल चुका हूँ कि 8 रुपए का स्टॉक है वो माइनस जीरो नहीं आएगा, वो जीरो तक ही आएगा, यानी कि यू ओनली गोइंग टू लूज ₹8 अगर आप एक शेयर लेते हैं तो। और ऊपर जाने के लिए कितना कुछ है उसमें, आपको वो 16 भी जाएगा, 32 भी जाएगा, 64 भी जाएगा, 100 कितना भी जा सकता है। अगर आपने 10 पेनी स्टॉक्स लिए हैं, अगर उसमें से एक स्टॉक भी आपका चला गया, तो आपका आराम से 30 टू 40% आप ईयरली प्रॉफिट बना सकते हैं। एग्जाम्पल हमारा पिछले साल बिरला प्रिसिशन चला, एफसीएस सॉफ्ट चला, ऊर्जा ग्लोबल चला, काफी स्टॉक है। और ट्राइडेंट हमने 8 रुपए का लिया था, 71 तक गया, वो आज भी हमारा होल्ड है। तो इस तरीके से आपको जो है काम करना है, काम करने का तरीका सोचना चाहिए आपको। बस ये नहीं करना है कि यार मैंने 1 लाख है तो सारा एक में लगा दिया, 2 लाख आया तो दो में लगा दिया, 3 लाख आया तो तीन में लगा लिया, आज इस हैंडल को फॉलो किया, कल इस हैंडल को फॉलो किया, आपको इसमें कुछ नहीं मिलने वाला, इसमें नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला, वही मिलेगा। तो दोस्त ये थी मेरी कुछ पर्सनल स्ट्रेटजी जो मैंने डिस्कस की है। रोहन। Thank you, sir. Harshji, Yes, Rohan. yeah, same question. आप कौन सी प्राइस एक्शन रिलेटेड स्ट्रेटेजी यूज करते हो, while ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग? ओके, सो बेसिकली मैं कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट ट्रेड करता हूँ। तो मैंने विलियम ओ नील और थोड़े बहुत मार्केट विजार्ड्स की बुक पढ़ी है। तो मैंने वो बुक्स में पढ़ा कि कोई भी बिग विनिंग स्टॉक्स होते हैं वो पहले
एक मल्टी ईयर कंसोलिडेशन करते हैं, मल्टी वीक या मल्टी मंथ मल्टी ईयर कंसोलिडेशन करते हैं, और कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आने के बाद उसमें एक बड़ा वाला वो मल्टी बैगर स्टॉक बन जाता है। यानी कि मैं पैटर्न्स अगर बोलूँ तो कप एंड हैंडल, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे स्टॉक, अगर आपको बिग विनिंग स्टॉक चाहिए जो 50 वीक हाई ब्रेकआउट कर रहे हैं या फिर कंसोलिडेशन कर रहे हैं, मल्टी मंथ का ट्रायंगल है या फिर इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स है, और उसका कंसोलिडेशन करने के बाद जो ब्रेकआउट आता है तो उसमें मोमेंटम बहुत जोर से फोर्स आता है, क्योंकि आई बिलीव स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट टाइमिंग, राइट? लोग बोलते हैं कि इट्स ऑल अबाउट टाइम, हाउ मच टाइम यू आर इन द मार्केट, बट हाउ मच टाइम अगर बोलेंगे तो वो 20 25 30 साल, उस उतना ज्यादा टाइम फ्रेम आप सोचोगे तो ही आपका पैसा बनेगा। आपको अगर 5 साल में, 1 साल में या फिर शॉर्टर टाइम फ्रेम में पैसा बनाना है तो आपको प्राइस एक्शन देख के ही पैसा बन सकता है मार्केट में। सो और बिग विनिंग स्टॉक अगर आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम में चाहिए तो बेसिकली जो एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देता है, मल्टी मंथ या मल्टी ईयर या मे बी मल्टी वीक्स हो, कंसोलिडेशन का जो भी ब्रेकआउट आता है उसके बाद जो फोर्स आता है, मोमेंटम होता है, मोमेंटम बेस्ड इन्वेस्टिंग करता हूँ मैं। थोड़ा बहुत इलियट वेव्स का भी मुझे नॉलेज है, तो थोड़ा बहुत रिवर्सल पैटर्न्स भी मैं करता हूँ, बट अगर बिग विनिंग स्टॉक चाहिए तो डेफिनेटली यू मस्ट नीड अ कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। और फिर वो सेम थियरी मैंने ऑप्शंस पे भी अप्लाई की, क्योंकि मैं ऑप्शन बायर हूँ, और ऑप्शन बायर को पैसा तभी बनता है जब स्टॉक में या फिर इंडेक्स में मोमेंटम होता है, और मोमेंटम तभी आता है जब कोई कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आता है, यानी जब बुल्स और बेयर्स की टफ फाइट चालू होती है और उसके बाद कोई एक साइड में ब्रेकआउट आता है, तभी जो अगर समझो ब्रेकआउट ऊपर के साइड में आता है मार्केट में, तो सारे बुल्स वापस वहां पे आते हैं बाय करने को, और जो बेयर्स रहते हैं वो कवर करने के लिए आ जाते हैं। सेम वे डाउन साइड में अगर ब्रेकडाउन आता है तो बुल्स सारे कवर करने आते हैं और बेयर्स और शॉर्ट करते हैं। तो मोमेंटम तभी बनता है, कोई भी बड़ा मोमेंटम अगर आपको चाहिए तो उसके पहले एक कंसोलिडेशन होता है हर एक टाइम फ्रेम पे। अगर आप देखो, आप शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम भी देखो, अगर आवरली पे भी अगर देखते हो, कोई भी एक मूव आने से पहले कंसोलिडेशन जरूर रहता है मार्केट में, जैसे ट्रायंगल होता है, या फिर अगर आपको बॉटमिंग फॉर्मेशन ढूंढना है तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स रहता है, या फिर कप एंड हैंडल ब्रेकआउट होता है। हाँ, और भी पैटर्न्स में करता हूँ जैसे कि फ्लैग है, बट ज्यादा अगर आपको बड़ा वाला मोमेंटम चाहिए और स्पेसिफिकली ऑप्शन बाइंग करना है तो उसके लिए मैं दो ही पैटर्न देखता हूँ मोस्टली। ऑप्शन प्राइस के बोल रहा हूँ मैं। ऑप्शन प्राइस पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स या फिर कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आता है तो वो ऑप्शन में बहुत बड़ा मोमेंटम आता है। स्टॉक्स के लिए डेफिनेटली हम लोग बाकी सारे पैटर्न्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे फ्लैग्स है, ट्रायंगल्स है, पेनेंट्स है, बट स्पेसिफिकली ऑप्शंस के लिए मैं ये 2-3 पैटर्न ही यूज करता हूँ ऑप्शन बाइंग के लिए। स्टॉक्स के लिए मैं सारे पैटर्न यूज करता हूँ प्राइस एक्शन की, और मैं मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग करता हूँ, बिकॉज ऑप्शन बायर हूँ तो मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग ही करनी चाहिए। और इन्वेस्टिंग भी तो मैं मोमेंटम बेस्ड ही करता हूँ, बिकॉज आई बिलीव अगर मैंने स्टॉक में पैसा डाला है तो उसमें मुझे रिटर्न मिलना चाहिए। अगर रिटर्न नहीं मिलता है, व्हाई आई डोंट व्हाई आई एग्जिट द स्टॉक, देयर इज अ सिंपल रीजन। आप एक तो वो स्टॉक में आपका कैपिटल अटके रहेगा, और कैपिटल अटके रहेगा और आप बाकी सारी अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते। तो मोमेंटम अगर नहीं है स्टॉक में तो मैं मोमेंटम नहीं होता है तो मैं स्टॉक में से एग्जिट ले लेता हूँ। तो मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग के लिए मैं वही प्राइस एक्शंस के पैटर्न्स करता हूँ, जैसे कि कप एंड हैंडल है, या फिर जो बहुत कंसोलिडेशन करके एक ब्रेकआउट आते हैं मार्केट में, वो सारे पैटर्न्स करता हूँ, और फिर उसमें मेरे इलेट वेव्स की एनालिसिस करके वेव्स काउंट से हिसाब से टारगेट भी देखता हूँ। बट यूजुअली आई कीप ऑन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखता हूँ, क्योंकि टारगेट आते हैं मार्केट में, आप टारगेट निकाल सकते हो, लेकिन यू डोंट नो कि कभी कभार मार्केट में टारगेट कम भी हो जाता है, ये जो आपका टारगेट है वो नहीं आए, या फिर कभी कभार मार्केट में और भी ज्यादा मोमेंटम आ जाए अगर बुल्स का या फिर बेयर्स का जो भी साइड ट्रेंड चालू है, फोर्स ज्यादा है। तो आई यूज मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।
या थैंक यू। हेलो, थैंक यू। देवांग जी, आपके लिए क्वेश्चन है ऑडियंस से। प्लीज एक्सप्लेन योर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी देखिए, अब बेसिक्स तो हमने डिस्कस करे, डिमांड सप्लाई वगैरह सब चीजें है। अब थोड़ा स्टॉक सिलेक्शन ही बचता है उसमें। स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, क्या चीजें करनी है, थोड़ा लंबा हो जाएगा। फिर भी मैं बेसिकली आपको एक फटाफट 1 मिनट में स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर बता देता हूँ। अब देखिए, स्टॉक सिलेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेंड तो हमने ऑलरेडी बात करी ली है। उसके बाद जो सेकंड चीज आती है वो आती है वॉल्यूम्स। देखिए, अगर आपको पैसा फटाफट चाहिए, फटाफट मतलब ऐसा भी नहीं कि 20 दिन में ही हमको पैसा डबल करना है। एक रीजनेबल किया यार, हमको 20-25 दिन, 1 महीने में 20% का मूव मिल जाए, 25%। अब इसमें ज्यादा मिल जाता है तो वेल गुड। पर अगर हमको ऐसा मूव चाहिए तो आपको वॉल्यूम्स को चेस करना पड़ेगा। अगर वॉल्यूम्स जहां आएगी वहीं फटाफट मूव आएगा। तो उस चीज को आपको याद रखना है, आपको वॉल्यूम्स कहाँ जा रहे हैं, कौन से स्टॉक्स में जा रहे हैं। फिर आप वहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस समझिए कि क्या हो रहा है, डिमांड सप्लाई किस तरीके से ट्रेंड है, और फिर आप उसमें पोजीशन लइए। तो वॉल्यूम्स एक पिलर होते हैं। जब स्टॉक आप लॉन्ग खरीदने के लिए डिसाइड करते हैं तो वॉल्यूम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। गिरते टाइम वॉल्यूम्स का ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होता है। वेरी सिंपल रहता है, जब कोई भी फ्लाइट टेक ऑफ होती है तो उसको बहुत प्रेशर चाहिए। पर जब गिरती है तो सबसे तेज जो स्पीड रहती है वो क्रैश के बिल्कुल पहले रहती है। तो बहुत लोग पूछते हैं गिरते टाइम वॉल्यूम्स का एनालिसिस करते हैं, कम वॉल्यूम पे गिरा है तो कुछ नहीं है, ज्यादा वॉल्यूम पे गिरा है कोई इफेक्ट नहीं रहता। गिरना मतलब आप उसमें वॉल्यूम्स मत देखिए ज्यादा। बहुत लेट, कितनी बार 50% गिरने के बाद वॉल्यूम्स आते हैं। तो वही एनालॉजी याद रखिए, एक प्लेन की। और वॉल्यूम्स क्रूशियल है, तो वॉल्यूम्स इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा अपार्ट फ्रॉम डिमांड सप्लाई ट्रेंड। तो वॉल्यूम्स को चेस करिए और ट्रेंड को थोड़ा समझिए। बाकी हम बहुत डिटेल में जाएंगे तो लंबा समय लग जाएगा। बेसिक क्रक्स यही है उसका। ओके ओके, थैंक यू। बिडकर जी, मैंने आपकी स्पीकर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है। यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। हेलो, आई थिंक ही इज ऑन म्यूट। ऋतुराज जी, जब तब तक आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या हेलो ऋतुराज जी, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। हे हाय, दिस इज ऋतुराज। मुझे एक क्वेश्चन था कि मैंने या हेलो ऑप्शन सर। ट्रेडिंग अभी शुरू किया है। हेलो। हाँ। यस तो सर। मुझे ये क्वेश्चन है कि जिस स्टॉक स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग में जिसका लॉट साइज बड़ा होता है उसमें शॉर्टर प्राइसिंग के लिए, मतलब 20-30 पैसे का इंक्रीज के लिए ट्रेडिंग करना इज आइडियल फॉर बिगिनर, और लाइक निफ्टी और बैंक निफ्टी बेटर? सो आप अगर ऑप्शन बायर हो तो मीन्स 20-30 पैसे के लिए क्या ट्रेड करेंगे? आई मीन ऑप्शन बायर हो या सेलर हो, आपको प्रीमियम मैं मोमेंट फर्स्ट टाइम ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, और छोटे छोटे ट्राई कर रहा हूँ, तो इसलिए ऑप्शन बायर हूँ। ओके, ऑप्शन बायर हो तो एक समझ लो, आपको मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है। मोमेंटम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑप्शन बायर। मोमेंटम अगर नहीं जनरेट होता है तो आपका थीटा डीके के वजह से ही आपका लॉस हो जाएगा। अगर आपका व्यू भी रॉन्ग नहीं जाता, आपका व्यू जो है वो हिसाब से ही मार्केट समझो डायरेक्शन भी दे रहा है लेकिन स्लो है, या फिर आपके व्यू के अगेंस्ट नहीं जा रहा बट मार्केट साइडवेज जा रहा है, फिर भी आपको पैसा नहीं बनेगा। ऑप्शन बाइंग में पैसा एक ही टाइम बनता है जब आपका व्यू राइट जाता है और आपके व्यू के फेवर में ही मार्केट डायरेक्शन देता है विथ मोमेंटम। मोमेंटम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज मैं बताऊंगा, ऑप्शन बायर हो अगर आप, तो आप नियर द मनी या एट द मनी कॉल और पुट ही करें। आउट ऑफ द मनी जो करते हैं कॉल पुट, उसमें कब पैसा बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत लो होती है, क्योंकि उसमें थीटा डी के फैक्टर आ जाता है। और अगर व्यू रॉन्ग होता है तो बहुत जल्दी प्रीमियम इरोड होता है। और व्यू रॉन्ग भी नहीं होता, लेकिन मार्केट डायरेक्शन नहीं देता है, कोई भी साइड साइडवेज रहता है या फिर मार्केट थोड़ा बहुत स्लो चलता है, तो आपका थीटा डीके की वजह से ही आपको गेन नहीं मिलेगा। सो ऑप्शन बायर हो तो ट्राई करो कि आप, मैं ये नहीं बोलूंगा कि एक दिन में डबल का ट्राई करो, वो भी नहीं करना है। बट एटलीस्ट आपको 30% 50% गेन मिले, एटलीस्ट वो गेन के लिए आप ट्राई कर सकते हो। बहुत छोटे छोटे यानी वो स्कैल्पिंग होता है ऑप्शन का, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है करना, क्योंकि
आपका रिस्क और रिवॉर्ड भी होता है। ट्रेड आप लेते हो तो रिस्क के अगेंस्ट रिवॉर्ड क्या है वो भी इम्पोर्टेंट होता है आपके ट्रेडिंग में, आपका प्रॉफिटेबल होने के लिए। तो आप अगर 30 पैसे 50 पैसे के लिए कर रहे हो तो आप स्टॉप लॉस क्या लगाओगे? मीन्स रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम मैं सजेस्ट करता हूँ 1:2 या 1:3। ऑप्शन बाइंग में तो 1:3 रिस्क रिवॉर्ड ना हो तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ओनली 30-40% की ही होती है, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ फैक्टर्स। तो 30-40% की आपकी विनिंग की प्रोबेबिलिटी है, तो आपको मिनिमम 1:3 रिस्क रिवॉर्ड चाहिए। तो आप 30 पैसे के लिए करोगे तो आपको 10 पैसे में ही स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, वो तो ऐसे ही उड़ जाएगा। तो ट्राई फॉर लिटिल बट थोड़ा मोमेंटम के लिए ट्राई करिए ट्रेडिंग के लिए। और आई वुड सजेस्ट कि 30% मूव या फिर 50% मूव मिले देन यू कैन एग्जिट। आई एम नॉट सेइंग कि जैकपॉट करो, जैकपॉट ट्रेड्स कभी वर्क नहीं होते एक्सपायरी के। 10 में से 9 ट्रेड रॉन्ग जाएंगे, एक चल जाएगा, और एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। So try to gain something at least 30-50% when you are doing option buying, and focus on risk reward. मिनिमम 1:3 रिस्क रिवॉर्ड से ही आपको ट्रेड करना है, ज्यादा ही चाहिए, उससे कम रिस्क रिवॉर्ड से ट्रेड नहीं करो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कम होती है ऑप्शन बाइंग में। करेक्ट। मेरा क्वेश्चन वाज मोर ऑन द स्टॉक ऑप्शन, जिसमें जो नंबर ऑफ स्टॉक्स ज्यादा रहते हैं ना ऑप्शन के लॉट में, तो उसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ऐसे होती है, ऐसा कुछ ट्रेडर्स का ओपिनियन है? यस यस डेफिनेटली यस। तो अभी स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको सारे ऑप्शन सारे के सारे स्टॉक्स में लिक्विडिटी नहीं होती है। आप अगर देखोगे, दो तीन चीजें आपके दिखनी रहेगी कि वो स्टॉक में पहले तो ट्रेड्स कितने हो रहे हैं, वॉल्यूम कितना है, और ट्रेडिंग की फ्रीक्वेंसी क्या है। अगर समझो वो स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड 5-5 मिनट 10-10 मिनट का डिले है, तो वो ऑप्शन लिक्विडिटी नहीं है, वो स्टॉक नहीं करना चाहिए। या फिर बायर और सेलर में स्प्रेड कितना है वो भी देखना इम्पोर्टेंट है। अगर बहुत बड़ा स्प्रेड हो, जैसे कि 2 रुपीज 5 रुपीज ऐसे स्प्रेड अगर बायर सेलर में हो, या फिर 10 रुपीज का स्प्रेड हो, तो वो भी स्टॉक ऑप्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी होती नहीं है। आप लोगे तो आपको हायर प्राइस में लेना पड़ेगा, और बेचते वक्त आपको प्राइस लो ही देना पड़ेगा, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत क्रंच होता है, उसमें लिक्विडिटी का ऐसे इश्यू होता है। तो ऐसे इलिक्विड स्टॉक्स मत करो, स्प्रेड बहुत कम होना चाहिए, 10 पैसा 20 पैसा, या फिर वट एवर डिपेंडिंग अपॉन स्टॉक्स का जो प्राइस है, ऑप्शन का जो प्राइस है। स्प्रेड बहुत मिनिमम परसेंटेज में स्प्रेड होना चाहिए, ज्यादा स्प्रेड हो तो उसको अवॉइड करो। और फ्रीक्वेंसी भी देखो, स्टॉक्स में वॉल्यूम देखो, और अगर 5-5 10-10 मिनट का डिफरेंस हो ट्रेड होने में लास्ट ट्रेड टाइम, तो भी वो स्टॉक अवॉइड करना चाहिए। ओके, थैंक यू। यू मेंशन इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और दूसरा कौन सा था फॉर मोमेंटम? कप एंड हैंडल, कप एंड हैंडल। ओके, थैंक यू। और लाइक ऑप्शन बाइंग के लिए बोल रहा हूँ, मोमेंटम ऑप्शन चार्ट पे बोल रहा हूँ मैं, नॉट ऑन प्राइस अंडरलाइन। प्राइस अंडरलाइन पे आप यू कैन डू एनीथिंग, लाइक ट्रायंगल हो या फिर फ्लैग हो, पेनेंट हो, बट ऑप्शन पे अगर ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर या कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट होता है, तो मोमेंटम जनरेट होता है ऑप्शन में। ओके, थैंक्स अ लॉट। होप योर क्वेश्चन इज आंसर्ड। आई थिंक दुडी जी, मैंने आपको स्पीकर बना दिया है, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। सर थैंक यू सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जब स्टॉक स्काई ब्लू जोन में हो तो उसका टारगेट कैसे डिफाइन करें सर? ब्लू जोन मीनिंग नो रेजिस्टेंस, राइट? हाँ सर, ऑल टाइम हाई पे हो तो उसका टारगेट कैसे सेट है, या उसका कैसे पता चले कि यहाँ से रिवर्स हो सकता है? तो फर्स्ट थिंग इज आपको टारगेट पता क्यों करना है। आप टारगेट पता करना जरूरी नहीं होता है। टारगेट आप हमेशा आपको ट्रेल करना चाहिए, दैट इज द करेक्ट वे। आप अगर उसको ट्रेल नहीं करेंगे तो कैसे बड़े मूव्स आएंगे। आपको अपसाइड लिमिट नहीं रखनी है, बहुत सारे लोग करते हैं, तो एंड डिसीजन इज योर्स। बट आपको टारगेट डिफाइन करोगे तो आप हमेशा वही रिस्क रिवॉर्ड में खेलोगे कि भाई 1:2 है और इट इज 1:3, मैं इसके हिसाब से चलते रहेगा। अब तक जब तक कुछ एक्सेप्शनल इसमें चीज नहीं आएगी, कुछ ऐसा एक ट्रेड हो गया बीच में जो 1:50 चला गया, रिस्क रिवॉर्ड 1:10 चला गया, 1:20 चला गया, तब तक आपका जो ओवरऑल पीएनएल रहेगा वो कभी भी एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं होगा। तो अगर आपको टेक्निकली आंसर चाहिए तो ब्लू जोन में फिर पैटर्न वाइज टारगेट्स बहुत सारे जो है निकालते हैं अलग अलग तरीके से, वो आप डेफिनेटली सर्च कर सकते हैं। बट आई पर्सनली नेवर हैव टारगेट फॉर एनी ऑफ द स्टॉक्स। ओके ओके सर, थैंक यू सर।
मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, राइटली सेड बाय द स्पीकर के आप टारगेट मत रखो कभी भी, क्योंकि अगर ब्लू जोन में है स्टॉक, रेजिस्टेंस कुछ है नहीं, तो वो स्टॉक कितना भी जा सकता है ऊपर, और जब तक वो ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन नहीं देता है तो आपको तब तक वो स्टॉक में बने रहना है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से, डिपेंडिंग अपॉन आपका जो भी आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, डिपेंडिंग अपॉन दैट आपको वो यूज करना है टाइम फ्रेम से। ओके, आप अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, इन्वेस्टर नहीं हो समझो, अगर आपको टारगेट निकालना है, एक चीज होती है कि मीन्स एक तो पैटर्न वाइज तो होता है, बट फिबोनाची अगर आप एक्सटेंशन आप लेते हो स्टॉक का, फिबोनाची एक्सटेंशन होता है, आप जो ब्लू जोन में स्टॉक होते हैं उनका टारगेट अगर आपको चाहिए, तो आप फिबोनाची एक्सटेंशन अप्लाई कर सकते हो। जो प्रीवियस जो रैली आया है स्विंग लो से और हाई तक, वो डिस्टेंस मेजर करके जो प्रीवियस उसके बाद जो हायर बॉटम बना है, वहां आप उसको फिबोनाची आपका 0 पॉइंट डालना है, और उसका 100% या 161% एक्सटेंशन अगर आप लगा देते हो, तो आपको प्रोबेबल टारगेट मिलेगा। वहां पे बुक करना है नहीं करना है वो डिपेंड होगा आपका प्राइस पैटर्न क्या बन रहा है, लेकिन आपको एक टारगेट आ सकता है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप बुक कर लो वहां पे, बट एटलीस्ट आपको मेथड डिराइव करना है टारगेट ब्लू जोन के टारगेट स्टॉक्स का, तो फिबोनाची एक्सटेंशन इज वन थिंग विच यू कैन अप्लाई। थैंक यू सर वेरी मच। ओके ग्रेट, मुझे आई थिंक आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। वो क्वेश्चन है फ्रॉम आवर व्यूअर्स कि हाउ टू आइडेंटिफाई फॉल्स ब्रेकआउट। या यू ओके, सो देखो, फॉल्स ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करने का ऐसे कोई डेफिनेट तरीका है नहीं। तो वॉल्यूम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर ब्रेकआउट जब आ रहा है मार्केट में, तो वॉल्यूम एक एक्सपोनेंशियल वॉल्यूम होना चाहिए कि जो प्रीवियस 2-3 वीक का जो वॉल्यूम है उसका एवरेज वॉल्यूम कंपेयर करके मिनिमम 2x या 3x वॉल्यूम हो, तो वो ब्रेकआउट एक अच्छा ब्रेकआउट है, ऐसा एक इंडिकेशन होता है। ब्रेकआउट पे और कैंडल क्या बन रहा है, एक बहुत बड़ा बुलिश एंगल्फिंग मींस अगर बाय कर रहे हो आप स्टॉक, तो बहुत बड़ा बुलिश एंगल्फिंग या फिर बुलिश मारिबोसु कैंडल बन रहा है, तो वो एक स्ट्रेंथ होता, वो सिग्निफाई करता है कि वो ब्रेकआउट में स्ट्रेंथ है। हाँ, अगर तो कैंडल स्टिक्स भी देख सकते हो, मैं कैंडल स्टिक ज्यादा यूज करता नहीं, लेकिन अगर ब्रेकआउट ट्रेडिंग करनी है, अगर ब्रेकआउट की स्ट्रेंथ क्या है देखना है, तो उसके लिए बुलिश एंगल्फिंग या फिर बेरिश एंगल्फिंग या फिर बुलिश मारुवुजु या बेरिश मारुवुजु कैंडल्स आते हैं, तो वो एक माना जाता है कि प्रोबेबिलिटी होती है कि वो ब्रेकआउट फॉल्स नहीं है, और वॉल्यूम भी देखना है। और कभी कभी क्या होता है, ब्रेकआउट आने के बाद थोड़ा बहुत स्टॉक चल जाता है और फिर वापस ब्रेकडाउन आता है, तो अगर ब्रेकआउट फॉल्स रहेगा, तो वो स्टॉक ऊपर जाने के बाद वापस अ, नीचे में ब्रेकडाउन कर देगा। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट जो होता है वो यूजुअली बहुत, अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है तो वो ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट को भी नहीं आएगा स्टॉक, वो ब्रेकआउट करने के बाद वो रिटेस्ट भी नहीं करेगा, एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट रहेगा तो। थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग रहेगा, ब्रेकआउट स्ट्रेंथ कम रहेगा, तो रिटेस्ट करके वापस ऊपर भाग जाएगा या फिर नीचे चला जाएगा, डिपेंडिंग ऑन अप ट्रेंड ब्रेकआउट देख रहे हो या डाउन ट्रेंड ब्रेक डाउन देख रहे हो। लेकिन अगर फॉल्स ब्रेकआउट रहेगा, तो यूजुअली क्या होता है, स्टॉक्स इमीडिएटली थोड़े टाइम में ब्रेकडाउन कर देता है। ओके, हाँ, कभी कभी ये भी हो सकता है कि ब्रेकडाउन करके वापस चला जाए, लेकिन आप वो जान नहीं सकते एग्जैक्टली कि वो फॉल्स ब्रेकआउट है या नहीं है। तो आपको वही देखना है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या है, और आपकी एंट्री एग्जिट डिफाइन होनी चाहिए। अगर मार्केट समझो दे देता है सिग्नल फॉल्स, तो आपको वहां पे एग्जिट करना ही इंपॉर्टेंट है। बाद में आप वापस राइड कर सकते हो, अगर वो वापस ट्रेंड पकड़ लेता है मार्केट, तो आप वापस वो ट्रेंड में राइड कर सकते हो। ऐसे कोई नहीं है कि चलो बीच में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाएगा बाइंग सेलिंग में, बट आपका ट्रेंड छूटेगा नहीं। या फिर अगर फॉल्स ब्रेकआउट है तो आपको लॉस नहीं होगा, कम लॉस में आप बाहर पड़ सकते हो। इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा एक बात। देखिए फॉल्स ब्रेकआउट, देखिए पहली बात तो जो ब्रेकआउट आता है तो वो अगर कंसोलिडेशन काफी बड़े के बाद आता है ना, तो नॉर्मली वो फेल होता नहीं है। वो फेल होने के लिए नीचे आता है, लोगों को कंफ्यूज करता है, जो वीक हैंडल है उनको निकाल के वापस से ऊपर चला जाता है। तो इसमें एक आप तरीका ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर जब भी वो स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट आता है,
तो आप उस ब्रेकआउट कैंडल का एक पिछला वाला कैंडल उसके नीचे का आप स्टॉप लॉस रखिए। और नॉर्मली जैसे सर ने कहा कि जिस स्टॉक के अंदर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, इट विल नेवर कम बैक, इट विल नेवर गिव इवन ए शो इवन ए रिट्रेसमेंट, वो सीधा ऊपर ही चला जाएगा। तो अगर आप उस सेकंड लास्ट कैंडल का स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो अगर वो फेक नीचे भी आता है तो आप उसमें से निकल जाइए, और जब वो वापिस से अपने हाई को तोड़ता है, अगर आपका स्टॉप लॉस मान लीजिए इफ यू गोट स्टॉप्ड आउट एंड देन द स्टॉक मूव्स अगेन अप, देन आप एक ट्रिगर लगा दीजिए कि जो उसका जो ब्रेकआउट होने के बाद जो हाई बना था, जस्ट बाय अगेन अबाउट दैट ब्रेकआउट, अबाउट दैट हाई हाई प्राइस। तो आप ट्रिगर छोड़ दो, जब ऊपर जाना होगा तो वापिस से जाएगा तो आपका ट्रिगर हो जाएगा, स्टॉक को चलना होगा तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। तो ये तरीका मैं खुद भी पर्सनली इस्तेमाल करता हूँ अगर मैं अपनी स्विंग ट्रेडिंग कभी जब करता हूँ मैं तो। इसमें एक चीज आई वुड लाइक टू ऐड, जैसे आप दोनों ने भी बोला इट इज वेरी राइट, और अगर मैं टू द पॉइंट आपके क्वेश्चन का आंसर दूं, सो इट इज कि आपको रियल टाइम कोई तरीका नहीं पता लगाने का कि इट इज अ फॉल्स ब्रेकआउट। आपको बाद में आप बहुत सारे एनालिसिस कर सकते हैं कि यार इसमें वॉल्यूम कम था शायद इसलिए, या शायद इसमें मार्केट बेकार है तो, बट एट द मोमेंट जब वो ब्रेकआउट होगा तो उसमें कोई तरीका नहीं है निकालने का कि यार इट इज अ फॉल्स ब्रेकआउट। इसमें एक चीज जो मैं करता हूँ, जो आप भी कर सकते हैं, इट इज कि आप हमेशा एक वाइडर टाइम फ्रेम पे देखिए। जैसे कि हमारे दूसरे स्पीकर ने भी बोला कि जो बड़े कंसोलिडेशंस होते हैं, तो आप इसमें एक्चुअली दो चीजें कर सकते हैं कि आप कंसोलिडेशन देखिए। अगर एक दो हफ्ते का कंसोलिडेशन है तो वो अच्छे चांस होते हैं कि वो हो सकता है फेल ही हो जाए। कम से कम 6-7 हफ्ते का अगर कंसोलिडेशन है तो इट हैज कंपैरेटिवली हायर चांसेस। और एक और चीज है जो आपको समझनी है कि जितना आप ट्रेंड में लेट जाएंगे उतना वो ब्रेकआउट, जो फर्दर ब्रेकआउट्स आएंगे उसका सक्सेस कम होते जाता है, क्योंकि स्टोरी सबको पता होती जाती है। अब जैसे अगर कोई स्टॉक 10 रुपीज पे जो ब्रेकआउट हुआ इनिशियली, उसके चांसेस ऑफ सक्सेस बहुत हाई रहेंगे। पर वही जब 10 रुपए का स्टॉक 150 रुपए पहुंच गया फॉर एग्जाम्पल, या 100 रुपीज पहुंच गया, और वहां जो ब्रेकआउट हो रहा है वो फेल होने के चांस बहुत हाई रहते हैं, सक्सेस की नहीं, फेल होने के चांस। एक एग्जांपल है, आप टाटा इलेक्सी का लास्ट ब्रेकआउट जरूर देखिएगा, जो आपको दिखेगा चार्ट पे, वीकली चार्ट खोलिए और सबसे आखिरी ब्रेकआउट जब वो रिवर्स हुआ उसके पहले का, वो बिल्कुल ऐसा ही था। जो स्टार्टिंग में ब्रेकआउट है सब वर्क करते गए, पर जो जितनी लेट ब्रेकआउट आप जाएंगे ना उतना चांस कम होता है, क्योंकि सबको पता पड़ता जाता है। आज देखिए केपीआईटी सब खरीद के बैठे हैं, जो भी वाला ब्रेकआउट है सबको दिख रहा है, क्योंकि इतने साल, पूरे 1.5 साल से अच्छा चल रहा है, कुछ ज्यादा करेक्शन नहीं आया। वैसे ही टाटा एलेक्सी में आपने देखा था कुछ करेक्शन नहीं है, जो आखिरी वाला 9,000 वाला जो ब्रेकआउट था वो फेल हो गया, एक हफ्ते ऊपर गया, अगले हफ्ते फिर रोल डाउन हो गया। तो आप ट्रेंड को यूज करिए और कंसोलिडेशन पीरियड्स को, इन दो तरीके से आप चांसेस बता सकते हैं। पर एग्जैक्टली कि ये फेक होगा या ये रियल होगा, ये तो कोई तरीका ही नहीं है बताने का। हमेशा आपको चांसेस में ही गॉच करना पड़ेगा कि यार इसके हाई चांस है क्योंकि ये स्टार्ट ऑफ ट्रेंड है, और ये बहुत लेट इन ट्रेंड है तो इसके चांस कम है। बस यही एक पर्सनल चीज है जो मैं फॉलो करता हूँ इस चीज के लिए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। होप आप सबका क्वेश्चन का आंसर हो गए होंगे। आई थिंक हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं, बिकॉज इट इज 1 hour सिंस द स्पेस स्टार्टेड। सो लेट्स स्टार्ट विद हर्ष जी। एनी क्लोजिंग रिमार्क? हाँ, निफ्टी का जो अगर हम मंथली चार्ट पे देखते हैं तो एक ऊपर से बेरिश का एक प्रेशर है कि ऊपर, जैसे हमारा तो वही है कि निफ्टी ने जाना तो ऊपर ही है चाहे कभी भी जाए, लेकिन उसने हाई को ब्रेक करना है। लेकिन फॉर द टाइम बिंग एक बेरिश पैटर्न बना हुआ है, जब तक वो अपने लाइफ टाइम हाई को दोबारा से ब्रेक नहीं करता है तब तक फ्रेश बुलिश फ्रेश बाइंग आने के चांसेस कम है। तो आप वो ऑप्शंस के जरिए ऊपर की कॉल को शॉर्ट करके पैसा बना सकते हैं। और बी केयरफुल, क्योंकि मंथली चार्ट के अंदर 2 बेरिश कैंडल बनी हुई हैं और जो कि शायद शॉर्ट टर्म के लिए ठीक नहीं है। Okay, okay, great, great, great. Yeah, Trendonomics ji, any last remark? आपकी वॉइस ब्रेक हो गई, आप क्या पूछ रहे थे? Any last remark for audience? ओके ओके, यस, तो आप क्लोजिंग रिमार्क्स यही है कि आप न्यूज़ मीडिया और इनको जितना कम हो सके उतना देखिए। ये सब आपको जिताने के लिए नहीं बने हैं। अगर न्यूज़ मीडिया देख के और ये सब जितने बिजनेस चैनल्स देख के कोई सक्सेसफुल अगर हो जाता तो आज क्या बात होती, हर घर में एक राकेश झुनझुनवाला बैठा होता। तो ये सब आपको डाइवर्ट करने के लिए बने गए हैं। आप इसको ऐसा समझिए कि कोई बड़ा आदमी कहीं बैठा है और इन सब चीजों को चला रहा है,
जिससे कि आपको डाइवर्ट कर पाए और खुद पैसे कमा पाए। आपको ये सोच रखनी है जब भी आप कोई भी चीज पढ़े उस पर बिलीव ना रखे। सब इंसान है और हमको पता है किस तरीके से सब चीजें चलती है, वैसे ही तरीके से स्टॉक मार्केट में भी चीजें चल रही है। तो ज्यादा न्यूज मीडिया पे बिलीव मत रखिए, चार्ट्स को देखिए, रियलिटी वही है। कोई कुछ भी बोल रहा है, आखिरी में वो खरीद रहा है बेच रहा है, ओवरऑल क्या हो रहा है वो तो चार्ट पे ही दिखता है। तो ज्यादा न्यूज एनालिसिस और इन सब में जितना बाहर रहेंगे उतना आपका लाइफ भी पीसफुल रहेगा, आपकी इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग जर्नी पीसफुल रहेगी और आप मनी भी उतना ज्यादा कंपाउंड करेंगे। Thank you so much. आई थिंक वी कैन क्लोज आउट। बिफोर वी क्लोज आउट, ऑडियंस से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है with our experts, you can directly follow them and ask them. They are always happy to help you. And हम ऐसे पॉडकास्ट एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे करते हैं फॉर यू। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस फॉर मोर सच थिंग। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू रोहन जी, थैंक यू देवांग जी, थैंक यू सो मच। काफी कुछ सीखने को मिला आपसे और आशा करता हूँ कि थैंक फिर यू। से मिलेंगे आपसे। ओके, बिल्कुल, बाय, श्योर गुड श्योर। डे, very much. गुड नाइट, थैंक यू, थैंक यू, Okay, we बाय can बाय, close on. Thank you. गुड नाइट। गुड नाइट। Good night.